प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों में जो उम्मीद थी वही होता हुआ नजर आ रहा है। करहल विधानसभा सीट को लेकर के जो खबरें सामने आ रही थी कि यहाँ से तेज प्रताप यादव लगातार लीड बनाते हुए नजर आएंगे, वही मतगणना में यहाँ पर सामने प्रतीत हो रहा है। आपको बता दें कि करहल विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारकर समाजवादी पार्टी ने एक ट्रम्प कार्ड खेला, तो उनके वोट की काट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव के दामाद अखिलेश यादव की बहनोई और तेज प्रताप यादव के फूफा अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। लिहाजा शिवपाल यादव ने तो अनुजेश यादव को भगोड़ा तक कहकर उन्हें अपने परिवार से ही दूर कर दिया था। उनका कहना है कि साफ तौर पर अनुजेश यादव जो चुनावी रणनीति बनाने के लिए रिश्तेदारी खत्म करने पर आ गई है, ऐसे में हमारे कोई संबंध अब उनके परिवार के साथ नहीं है। बहरहाल खबर यह है कि मैनपुरी में इस वक्त डिंपल यादव सक्रिय है और करहल विधानसभा सीट जो है वो मैनपुरी के अंतर्गत आती है। मैनपुरी में वोटिंग काउंटिंग चल रही है और ऐसे में डिंपल यादव ने वोट काउंटिंग से पहले ये कह दिया था कि हम मैनपुरी में इसलिए मौजूद हैं कि वोट काउंटिंग में किसी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को आदेश दिया कि वोट काउंटिंग सही तरीके से करवाई जाए, निष्पक्षता के साथ और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए करवाई जाए। लेकिन बड़ी खबर यह है उत्तर प्रदेश की राजनीति से कि तेज प्रताप यादव की जीत के बाद अब अपर्णा यादव क्या फिर से समाजवादी पार्टी कुल में एंट्री करने वाली है, बड़ा फैक्टर है। और ये जीत क्या आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय करते हुए नजर आएगी। सिराज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। सिराज, किस तरीके से देखते हैं करहल सीट, इसके साथ साथ तमाम और सीटें जहां समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, ये उपचुनाव के नतीजे भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का मैजिक क्या उत्तर प्रदेश से अब गायब होता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल दिनेश, जाहिर सी बात है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह की स्थिति साफ तौर पर देखी गई, जब योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, उसको खारिज करते हुए कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य नजर आए थे। यही सारी चीजें जो है वो साफ होती हुई नजर आए। और देखिए योगी आदित्यनाथ के लिए फाइनल मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सेमीफाइनल है, क्योंकि देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है उस पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, उसकी हार का ठिकरा कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा गया था और फिर उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आया था। कयास लगाए जाने लगे कि भारतीय जनता पार्टी अब योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से छुट्टी करने वाली है। लेकिन जिस तरीके से मोहन भागवत यानी आरएसएस चीफ मोहन भागवत से उनके बंद कमरे में मुलाकात होती है, उसके बाद से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ चैन की सांस लेते हैं और फिर से एक बार फिर से जब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, आज परिणाम जो है सामने आने लगे हैं और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा है, इससे साफ जाहिर होता है कि अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण ये भी है क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से ये पूरा का पूरा चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव हुए, कहीं ना कहीं जनता जो है इन तमाम राजनीति से उठ चुकी है और जाहिर सी बात है जनता अब मुद्दों की बात पर वोट करना चाहती है। अखिलेश यादव ने लगातार, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर शिक्षा, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो कह सकते हैं क्राइम का मुद्दा हो, इसको लेकर के लगातार जनता के बीच गए, जनता को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे और जाहिर सी बात है उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। और जो अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि जमीनी तौर पर लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिला और इस उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी शुरुआती रुझान है और समाजवादी पार्टी जरूर आगे निकल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, ये मुझे लगता है 2027 का सेमीफाइनल है और जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है जैसा कि रुझानों में नजर आ रहा है, तो फिर 2027 में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं। और इस बात को बखूबी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देना। और देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, खास तौर पर अयोध्या के अंतर्गत आने वाली जो फैजाबाद सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाया समाजवादी पार्टी ने। इससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा एक अहम मुद्दा था लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लिए। और देखिए ये जो पूरा का पूरा उपचुनाव हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं
समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है, इससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की तरह ही किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, उपचुनाव हो, पंचायत चुनाव, किसी भी तरीके का चुनाव हो, छोटे से छोटा हो, बड़ा से बड़ा चुनाव हो, लेकिन समाजवादी पार्टी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने तमाम कार्यकर्ताओं को आदेश दिए थे कि भाई जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर आप पूरी तरीके से मुस्तैद रहिए और कहीं ना कहीं आप नजर बनाइए, किसी तरीके से कोई गड़बड़ होती है तो वीडियो फोटोज जो है वो शेयर कीजिए। और देखिए जिस वक्त वोटिंग हो रही थी उस वक्त कई घटनाएं हमें देखने को मिली और कहीं ना कहीं प्रशासन का जो फेलियर है वो सीधे तौर पर देखने को मिला। चुनाव आयोग को मजबूरन एक्शन लेना पड़ा, जो अधिकारी थे उसको सस्पेंड करने पड़े। तो इससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है इसका सामना करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। और जो तमाम हमारे कार्यकर्ता है, नेता है, प्रत्याशी है, इनको एकजुट रखना पड़ेगा, इनको सक्रिय रहना पड़ेगा जमीनी तौर पर। और आज भी देखिए जिस तरीके से गिनती हो रही है, जैसा कि आपने कहा, डिंपल यादव खुद कहती है कि किसी भी तरीके से कोई फेरबदल ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए मैं मैनपुरी में मौजूद हूं। अब देखिए समाजवादी पार्टी किस लेवल की तैयारी करके ये चुनाव जो है लड़ रही थी और कहीं ना कहीं अभी तक भी जब तक जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाते, तब तक समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, प्रत्याशी, बड़े दिग्गज नेता भी कहीं ना कहीं एकदम मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए मुझे लगता है कि जैसा कि कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ती है तो एक कह सकते हैं सुस्तीपन सा दिखता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वाकई में बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा है। हार या जीत चुनाव में होते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, अखिलेश यादव ने रणनीति बनाई है, मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है। अखिलेश यादव की रणनीति काबिले तारीफ है क्योंकि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश विधानसभा में घेरते हुए नजर आए थे। अब सिराज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में नहीं उमड़ करके आए, क्योंकि वही प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और योगी आदित्यनाथ को क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने अभी मन बना लिया है कि उनको सीएम पद से हटाना है। निष्क्रियता यहाँ पर दिखाई गई चुनाव प्रचार में। यहाँ पर पीएम मोदी और अमित शाह का यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा न करना उत्तर प्रदेश उपचुनाव में, क्या आप इसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फेलियर के रूप में देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, उसका सीधे तौर पर जाता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो अंतर कला है और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी, गुटबाजी हो रही थी, उसका नतीजा जमीनी तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिला। और जाहिर सी बात है कि जब चुनावी माहौल हो, आपने देखा होगा कि अभी चुनाव है लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ भले ही टीवी स्क्रीन के सामने, माइक के सामने, कैमरे के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम एकजुट है, एक साथ है, लेकिन मुझे लगता है अब इससे पर्दा जो है वो खुल चुका है और जाहिर सी बात है कि जनता इस बात को समझ चुकी है। और इस अंतर कला का देखिए प्रभाव जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता है, मनोबल टूटता है कि अगर पार्टी के नेता आपस में लड़ेंगे तो फिर पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, किस मजबूती के साथ आएगी। देखिए और जाहिर सी बात है कि जब ये पूरा का पूरा चुनाव प्रचार हो रहा था, उस वक्त भी केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और फिर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने दिल्ली तो आते हैं लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय नहीं देते हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह उन्हें कह सकते हैं समय नहीं देते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लखनऊ बनाम दिल्ली का जो मुकाबला है, गुजरात लॉबी बनाम उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है और इससे बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए कार्यकर्ताओं का जब मन टूटता है, मनोबल टूटता है, तो मुझे लगता है चुनाव प्रचार में पार्टी के कार्य शैली में कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर देखने को मिलता है, प्रभाव जरूर देखने को मिलता है और इससे मुझे लगता है बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक अपना फ्रंट बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है। ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हूँ, योगी आदित्यनाथ का जो फॉर्मूला है वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो क्या दिग्गज नेताओं की नाराजगी इस उपचुनाव में भारी पड़ती हुई नजर आएगी
और इसी आधार पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद यूपी के मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। जी देखिए, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक गलियारों में ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त योगी आदित्यनाथ की जो गुटबाजी है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से सीएम की कुर्सी पर केशव प्रसाद मौर्य बैठने वाले थे, लेकिन रातों रात जो फैसला है वो बदल जाता है। योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जाहिर सी बात है कि उसी वक्त से लगातार जो गुटबाजी है, जो बयानबाजी है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आती है। केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ, और कहीं ना कहीं देखिए इसका असर जरूर देखने को मिला है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो गुजरात लॉबी की है, गुजरात लॉबी की पकड़ है। आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को जो मध्य प्रदेश में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाए थे, उनको दरकिनार करने में बीजेपी ने बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ से कहीं ना कहीं उनको दरकिनार करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया। इसके अलावा आपने देखा होगा वसुंधरा राजे राजस्थान में, अभी भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा दिग्गज नेता है राजस्थान में तो वो वसुंधरा राजे है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया। तो योगी आदित्यनाथ को अभी राजनीति में कह सकते हैं उतना बड़ा उनका कद नहीं है, भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन तमाम नेताओं को दरकिनार करने के बाद अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर के भी सवाल लगातार उठ रहे हैं और काफी हद तक इसमें सच्चाई भी देखी जा रही है। आखिरी सवाल रहेगा, मुस्लिम वोट बैंक कितना प्रभावशाली रहेगा? सीसामऊ मुकुंदर की मीरापुर जैसी विधानसभा सीटें जहां पर अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं, तो वहां पर वोट बैंक कितना प्रभावी रहेगा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने में? मुझे लगता है देखिए अगर मैं बात कहूं तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। मुलायम सिंह यादव जब राजनीति में सक्रिय थे, जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, उस वक्त से भी लेकर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमेशा से कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की गिरफ्त में रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में भी अभी जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। क्योंकि देखिए इसका सीधे तौर पर यही आप देख सकते हैं कि आजम खान को कहीं ना कहीं चुनाव स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल करना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव है उनको इस बात की चिंता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बढ़ ना जाए, जैसा कि मायावती दावा करती है, चंद्रशेखर आजाद, AIM भी है। तो ये तमाम पार्टियां हैं जो मुस्लिमों की हिमायती बनती है, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक लंबे वक्त से कह सकते हैं बनी हुई है तो वो मुस्लिम वोट बैंक भी काफी हद तक उसका श्रेय जाता है। तो जाहिर सी बात है मुस्लिम वोट बैंक इस उपचुनाव में भी प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। और आपने देखा होगा चुनाव के दौरान जिस तरीके से जहां पर विशेष समुदाय के जो वोटर्स थे उनके खिलाफ किस तरीके से जो तमाम तरह की चीजें हमें देखने को मिली, जिसका कह सकते हैं सीधे तौर पर वीडियो फोटोज जो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया था। तो मुझे लगता है अच्छी खासी तादाद में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ जरूर पड़ा है और जाहिर सी बात है इसका असर देखने को मिलेगा। उपचुनाव में मुस्लिम वोट बैंक भी बड़ा फैक्टर बनने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी और इसके साथ साथ यहाँ पर जो रणनीति बनाई, उस रणनीति के तहत ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़ा बहुमत मिलने की उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि करहल समेत तमाम सीटों पर जो वोट काउंटिंग चल रही है उस वोट काउंटिंग में नतीजे किस प्रकार से सामने आते हैं और किस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तर्ज पर समाजवादी पार्टी परचम लहराने में कामयाब हो पाती है। अपर्णा यादव का क्या रुख रहेगा? तेज प्रताप यादव की जीत के बाद क्या फिर से समाजवादी पार्टी में रुख करेंगी? ये भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है।